नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 11 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों इंग्लिश के यहाँ पे 11 वर्ड प्राप्त हो गए हैं, 25 में से 11, और GK GS के 24 प्रश्न ओरिजिनल प्राप्त हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में कंप्यूटर के मॉनिटर पे चमकेंगे जी। और न सिर्फ इसी एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम आने वाले समय में कंडक्ट करेंगे हर जगह ये क्वेश्चन मेरे फैक्ट से आपको देखने को मिल रही है और मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये प्रश्न जिन्होंने दिया उनका थोड़ा सा नाम लें। शालिनी इन बच्चे का नाम है, सृष्टि इन्होंने दिल्ली से क्वेश्चन पोस्ट करी, रोहित जो आपने टेलीग्राम पे इन्होंने ही क्वेश्चन देना इनिशिएटेड किया था। इसके अलावा अनुराग यादव नागपुर से, प्रतिमा और आपका जो है इनका नाम है मंटू। ये 7-8 लड़के जो है इन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और कुछ बच्चियों ने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए अनुराग, जो मैंने भी बताया अनुराग यादव, इनका क्या कहना है ना। इनका जो है ये तो क्वेश्चन जो दिए ये जो नीचे एक लाइन लिखा है ये देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। इन्होंने बताया है कि थैंक, है ना, लास्ट टाइम मैंने MTS के 6 सही करके आया था, इस बार लग रहा है 14-15 सही हो जाएगा सिर्फ आपके कारण। 15 दिन की वो PDF पढ़ना था, उसमें उतना बेनिफिट हुआ जिसका कहते हैं वैसे सीधा मॉनिटर पर दिखता है ये क्वेश्चन। तो मैं ये मॉनिटर वाली बात जो है ना ये हवा में नहीं होती है, ये बच्चों ने कहा इसलिए आपको याद दिलाया है ना। और नीचे लिखा है आपकी काली जुबान की तरह। सर जुबान काली नहीं है, जुबान तो ऐसे ही है, पीले मतलब हल्का लाल कलर का, है ना भाई। इसके अलावा पहला जो प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका उड़ीसा में हुआ है ना, उड़ीसा में हुआ है। यह उड़ीसा सरकार तथा जो सेंट्रल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उनके संयुक्त प्रयास की ये पहल है, ठीक है। इनके अलावा इस खेल में 26 राज्यों के खिलाड़ी ने भाग लिया था और लगभग 5000 एथलीट जो है 26 राज्यों मिलाकर भाग लिए थे। और इस खेल में टॉप स्थान पे कौन सा स्टेट रहा आने वाले समय के लिए, तो आप बताओगे जी उड़ीसा ही रहा था। या फिर मेल कैडर में बात कर लें या फिर फीमेल कैडर में बात कर लें, ये दोनों ही कैडर में टॉप स्थान जो मिला इस जनजातीय खेल में ये उड़ीसा को ही मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो है उड़ीसा का एक योजना एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हुआ, आगे भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एक उड़ीसा का योजना है पहल योजना। ये पहल योजना उड़ीसा का जो है योजना है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए। वैसे एक पहल योजना केंद्र सरकार की भी है जो आपको LPG पे सब्सिडी मुहैया कराता है ना, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, अगर ये पहला संस्करण तो ये सब भी पहला संस्करण पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो गेम कराए जाते हैं उनका पहला और लेटेस्ट जरूर याद रखें, तब एग्जाम हॉल में कदम रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में इस स्कूल शब्द को 2019 में यूनिवर्सिटी मतलब जो आपका यूथ शब्द से जो है चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तब से लेकर अब हम इसे खेलो इंडिया यूथ गेम जानते हैं, स्कूल गेम नहीं जानते हैं। तो ये 2018 में दिल्ली में हुआ था पहले बार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम संस्करण उड़ीसा में 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 गुलमर्गा में हुआ था। इसके अलावा लेटेस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यानी 2023 में हुआ है, ये 3rd संस्करण है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, 21 गो खेल शामिल था, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में कराए गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये फरवरी में हुआ था, 5वां संस्करण था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, विजेता महाराष्ट्र रहा था। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला है हमारा सात्विक साईराज, पुरुष बैडमिंटन की डबल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीते, यह चैंपियनशिप कहां हुआ था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और मैंने आपको पता है ये सामान्य ज्ञान दर्पण का जो मासिक वाला 2 वीडियो डाला था ना, उसके तीसरे या चौथा क्वेश्चन है ये, है ना। कुछ भी हवा में नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सभी जमीन पे ही बताऊंगा दोस्तों, और वैसे ही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी। कोई फालतू की कंटेंट आपको देना ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो मैं कल वीडियो नहीं बनाता, है ना भाई, है ना। कल तो ऐसे मेरी तबीयत खराब थी, है ना। तो सात्विक साईराज पुरुष बैडमिंटन के डबल प्रतियोगिता गोल्ड जीतने वाले चैंपियनशिप ये आपका दुबई में हुआ है। इसमें अवश्य एक दुबई ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, इसीलिए और ऑप्शन की जिक्र करना भी नहीं चाहूंगा। इसके अलावा
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने युगल जोड़ी में गोल्ड जीतकर भारत का 58 या 59 वर्ष के बाद ये कारनामा किए थे भाई। इसीलिए मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जिस प्रकार से अभी आपने देखा है ना, ये संतोष ट्रॉफी वाला जो खेल था अभी आगे एग्जाम में, तो ये भी बहुत दिन के बाद दोहराए गए थे। तो इसी प्रकार से 58 साल के बाद ये कारनामा हुआ था कि कोई डबल खिलाड़ी जो है चैंपियनशिप में एशियन बैडमिंटन वाले में गोल्ड जीते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा यह जोड़ी कहने का मतलब है यही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों जो है CWG 2022 है ना, कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कहां पे हुआ था, आप लोगों के लिए उधार रहा ये क्वेश्चन। और भारत को कितने पदक मिले थे, सिर्फ आपको वेन्यू का नाम लिखना है और कितने पदक मिले थे, 61, 62, 63, 64, 65, इस प्रकार से लिखना है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भी ये दोनों की जोड़ी ने गोल्ड जीत लिए थे आपके बैडमिंटन में, और ये कारनामा करने वाले पहले इंडियन जोड़ी बने। ठीक है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड आपके ऑप्शन में थे, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नाबार्ड तो आप समझ रहे हैं ना, ये कृषि वित्त मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये तो होगा ही नहीं। एसबीआई क्या है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है, तो ये भी नहीं हुआ। एक ही हमारे पास बच जाता है आरबीआई के जिम्मे बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें एक है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है ना, उनको भी रेगुलेट करते हैं। जैसे आपने सेबी को जाना होगा, सेबी क्या रेगुलेट करते हैं भाई, तो जो शेयर धारक होते हैं, शेयर बाजार होते हैं, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी सेबी है। इसी प्रकार से आपने एक इरडाई को जाना होगा। इरडाई क्या है भाई, जो भी बीमा कंपनी है उसे रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है आपको किससे रेगुलेट करता है, कौन किसको देखता है, आपको काम आ जाएंगे। इको का ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो आपकी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है। उसे स्टैटिक्स फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, ये कोई करंट फॉर्म में नहीं है, ये बदलने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा रहेगा लगभग जब तक कोई नया नियम नहीं बन जाती है। तो यहाँ पे आरबीआई को आंसर करेंगे, है ना, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए। और जो मैंने बताया उनको भी ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 35 में हुआ था। एसबीआई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बदला हुआ नाम है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। ऊपर के स्लाइड में जितने भी देख रहे हैं आप, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, ये तीनों का हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को समझते हैं कि ये क्या होता है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो ऐसे आदमी को लोन देता है, जैसे आप मान लीजिए आपका इनकम जो है 50 लाख पर एनम है, तो आपको नहीं मिलेगा इससे लोन। ठीक है। इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि कम से कम 3 लाख रुपया, ये जो है 2022 से लागू होने वाला था, अभी लागू हुआ है या नहीं मैं डिफिनिट नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा मैं कच्चा हो गया हूं, है ना, क्योंकि इसके बारे में जानकारी थोड़ा लेना पड़ेगा। ये 3 जो लाख है ना, 3 लाख अगर सालाना इनकम से कम है किसी फैमिली को, तो ये जो है आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनको लोन मुहैया कराते हैं, है ना। तो इसके ये नियम अभी आजकल में बदल गया हो तो नहीं बता सकते, लेकिन नियम तो यही है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, वैसे देख लीजिएगा भाई 3 लाख है कि 5 लाख है, 3 ही लाख है जी, एकदम 100% याद आ गया, 3 लाख है। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पे, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है कि किस समिति के आधार पे हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये आपका 1949 में हुआ था और प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख है। और अगर अंग्रेज गवर्नर कभी पूछ ले भाई ना, खुदा न खास्ता, तो वो स्वर्ण सीमित जो है ये आपका प्रथम अंग्रेज गवर्नर बने थे आपके आरबीआई के अंदर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा मुहैया कराते हैं, किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से। इस प्रकार से बाइट द बुलेट आपका ईडियम पूछा गया है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, आप ना चाहें तो भी आपको स्वीकार करना है, ना चाहें तो भी आपको स्वीकार करना है। नो बोलता है ना, रोना चाहे रो ना पाए, है ना, दिल कितना मजबूर है, उसी प्रकार से, है ना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, है ना, एक मतलब अनहैप्पी वाला कंडीशन जिसे आपको स्वीकार करना है ना। तो ये आपका बाइट द बुलेट हो जाएगा। इसके अलावा वेल्डिंग प्रोसेस में आपको एसिटाइल का जो प्रयोग होता है, उस एसिटाइल का सूत्र क्या होता है, एक बच्चे ने बताया उस एसिटाइल को हम कौन से एसिटाइल कहते हैं, तो दोनों बताऊंगा, है ना, इत्मीनान के साथ। तो ये आपका C2H2 होती है, इस वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होती है। ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन को ऑक्सी एसिटिलीन कहा जाता है। दोस्तों आज थोड़ी मेरी आवाज बदली होगी, बहुत ज्यादा सर्दी हो गया है ना, फिर भी
जो है देख रहे हैं आप, कल एक बच्चा बोलते हैं कुछ भी हो जाए एनालिसिस तो नहीं रुकना चाहिए, है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया में एसीटिलीन के इस्तेमाल करने से पहले मतलब करने की प्रमुख कारण जो है यह हवा से भी हल्की आंकी गई आपको, किसको, C2H2 को, ठीक है। इसके अलावा ये आसानी से तन्यता ग्रहण कर लेते हैं। तन्यता मतलब जो होती है आपका मोब हो जाते हैं, समझ लीजिए, है ना। नम्यता, सौम्यता कह सकते हैं इसे, नम्यता कह सकते हैं, सौम्यता कह सकते हैं, तन्यता कह सकते हैं, लचीलापन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसी कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एसीटिलीन को आप कई प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ आप जल की अभिक्रिया करा दीजिए, एसीटिलीन गैस बन जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन के साथ मीथेन की अभिक्रिया भी करा दिए तो भी आपके जो है ऑक्सीजन आपका जो है एसीटिलीन गैस बन जाएंगी, C2H2 जो है अलग हो जाएंगे। इसके पीछे हमें 2 लगाना होगा, इस प्रकार से, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। अगला हमारा पूछा गया है कि गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है। रविंदर जडेजा का नाम आपने सुना होगा। रविंदर जडेजा का वो भावुकता वाला पल जब IPL जीते थे और उनके पत्नी आके उनके चरण स्पर्श किए थे, आपने जरूर देखा होगा। उनकी पत्नी भी काफी अच्छे ओहदे पे हैं, है ना। तो ये जो क्रिकेटर हैं ये इन्हीं का शिष्य रहा है आपका गुरुचरण सिंह का, ठीक है भाई। ये गुरुचरण सिंह का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया है, इसीलिए आपको चर्चा का विषय बना और आपके एग्जाम में छप गए, है ना। तो बात वही होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आना है जो कभी न कभी किसी न किसी कारण से चर्च का विषय बना। इसके अलावा भारत के दिग्गज ऑलराउंडर अजय जडेजा गुरुचरण सिंह के शिष्य बता दिए। इसके अलावा दिनेश जवाहरलाल लाड, ये भी आने वाले शिफ्ट में ये भी तरफराए हैं आने के लिए एग्जाम में। ये आपका कोचिंग देते थे पहले रोहित शर्मा जी को, ठीक है। तो ये इनको जो है द्रोणाचार्य मिला आपका 2022 वाला, ठीक है। द्रोणाचार्य जो है 2022 वाला एक दिनेश जवाहरलाल को भी मिला है, कमर अली को भी मिला है, मान सिंह को भी मिला है। तो ये सब तो अलग है, लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे, दिनेश जवाहरलाल भी क्रिकेट से संबंधित है। सुजीत मान है, माफ कीजिएगा, मान सिंह नहीं है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन है, गुरु रमाकांत अचरेकर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सीधे गूगली बॉल डाला, 0 लल्लू सी क्वेश्चन, तो ये तमिलनाडु की है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और कथक। जिसमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात कभी आ जाए तो मेरे बंधु तमिलनाडु के भरतनाट्यम को बताना, और सबसे नया वाला आ जाए तो असम के सत्रिया को बताना। शास्त्रीय नृत्य का सर्टिफिकेट इंडिया में कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। हालांकि सांस्कृतिक मंत्रालय का भी इसमें जो है रोल होती है। जैसे आपने सुना होगा कि छौ जो नृत्य है जो 3 जगह होती है, आपका पुरुलिया का छौ, सरायकेला का छौ, मयूरभंज का छौ, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल और इसके बाद उड़ीसा, तो इन 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कौन दिए, आपका जो है सांस्कृतिक मंत्रालय तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मान लिया, लेकिन ये संगीत नाटक अकादमी जो है इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मानता है। इसके अलावा मैंने आपको बता देना है जी, शास्त्रीय भाषा भी 6 होते हैं। हालांकि इस एग्जाम में अभी तक पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाए कभी तो आपको चूकना नहीं है, क्योंकि मैं पैरासीटामोल 500 दूंगा, जिससे बुखार जो है तुरंत उतरती है, ठीक है। तो आपको जो है शास्त्रीय भाषा जो 6 हैं ये साउथ के 4 हो जाएंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, है ना। इसके अलावा संस्कृत और ओडिसी, तो ये जो 6 शास्त्रीय भाषा है इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी बाय द वे आपसे पूछ दिया गया कि शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले किसको मिला, तो 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। बाद में सबसे बाद में ये ओडिसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना इत्तेफाक भाई। संस्कृत हम देववाणी के रूप में समझते हैं, तो सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या लगेगा कि संस्कृत को मिला होगा, लेकिन गलती हो जाएगी, तमिल को मिला है। इसके अलावा निम्नलिखित में से शशि थरूर की कौन सी बुक है। अब कल एक सांस में 5 या 6 बुक बता दिए थे, अब उसी में से होगा कौन सा एक नहीं है चुनना था, ठीक है। उसमें एक अरविंद अडिगा का बुक दिया गया था, जैसे कि मैं ऑप्शन में लिख दिया हूं कि आंसर जो है एक अरविंद अडिगा की कोई बुक था वो लिख दिया था, है ना, जैसे बच्चे ने बताया
है भाई, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं क्वेश्चन सेम थे, लेकिन अरविंद अडिगा की जगह किसी और राइटर का होगा, है ना, क्योंकि भाई अब जनरल एग्जाम में परिसर रहता है तो उनको लगा होगा कि ये अरविंद अडिगा का हो सकता है कि ये मतलब रामचंद्र गुहा का हो, है ना। फिर भी जो आंसर है वो आपको जो शशि थरूर का पुस्तक नहीं था उसको चुनना था। तो शशि थरूर की जो पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा इनग्लोरियस एम्पायर, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ईरा मतलब युग, एक एरिया वाला है जो BS नायपाल का है, ठीक है, अंबेडकर ए लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। तो इसमें से जो है सभी के सभी होंगे और एक आध जो है कोई दूसरे राइटर का होगा जो आपको चुनना था। या फिर कुछ बच्चे ने लिखे कि द ग्रेट इंडियन नोवेल के राइटर कौन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है। इसके अलावा अरविंद अडिगा की प्रमुख पुस्तक द व्हाइट टाइगर है, सिलेक्शन डे है, यह आपके अरविंद अडिगा साहब की पुस्तक है जिसमें से द व्हाइट टाइगर पुरस्कार विजेता पुस्तक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साहब के ऊपर लिखे गए संजय बारू की ये पुस्तक है। द एरिया ऑफ डार्कनेस ये BS नायपाल साहब के द्वारा लिखा गया है। और अभी आपने देखा ये सेम क्वेश्चन है लेकिन एरिया के जगह ईरा है, ईरा के मतलब युग होता है, एरिया का मतलब एक रीजन, एक क्षेत्र होता है ना। तो जो रीजन और क्षेत्र वाला है ये आपका नायपाल साहब का है। और जो पूरे आदि न अंत एक आपका जो है ईरा युग क्यों दर्शा रहा है, ये आपका जो पुस्तक है ये आपका हो जाएगा शशि थरूर साहब का, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे तो अनसुटेबल बॉय भी लिखा है, पता नहीं कितने किताब पूछे भाई, है ना, अनसुटेबल बॉय। तो अनसुटेबल बॉय तो करण जौहर साहब का है, और ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल ये दोनों पुस्तक जो है आपके विक्रम सेठ साहब के हैं। तो कुछ भी पूछेगा नहीं छूटेगा, बस टच में रहिए दोस्तों। एनालिसिस एक बहाना है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। और जो बच्चे जिस दिन एग्जाम नहीं होती, मतलब जब एग्जाम नहीं चलती है तब भी मेरा क्लास अटेंड करते हैं लगातार, उस बच्चे को जीके जीएस में जो है ना सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं, ठीक है भाई, है ना। आप जैसे एनालिसिस में मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हो, जब मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं तो उस समय बहुत कम बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे आते हैं ना उसी के लिए मैं लाता हूं, और वो बच्चे को तो निकलना है यहां से भाई। जैसे अभी आपने टेलीग्राम चैनल में देखा होगा करीब 3-4 जो है ज्वाइनिंग लेटर की फोटो पड़ी है। इसमें से कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि एक परफॉर्मा है जिसमें मुझे फॉरेन रिलेटिव के बारे में मांग रखा है, सर क्या भरूं। तो मैं आपको जिनको जिनको ज्वाइन करने जाना है कहीं भी, और अगर जो चीज समझ में नहीं आता है उसमें जो है कचाहीन न करे, कुछ भी न भरे, खाली छोड़े, आपको वहां पर भी बता दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप भर के नहीं लेंगे तो भागो भागो, ऐसा नहीं बोलते हैं। सभी विनम्र पुरुष होते हैं, काफी पढ़े लिखे पुरुष होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में ज्वाइनिंग करवाने के प्रोसेस में आपको जो है जो चीज खाली छोड़ोगे वहां पे भरवा दिया जाएगा, है ना। मेरे साथ भी हुआ, ऐसे हुआ था। और एक चीज और, कभी भी ज्वाइनिंग लेटर में जो आपका एक ऐसा परफॉर्मा रहता है कि आपने 2 साल से अधिक कहीं पे गुजारा है तो उनका ब्यौरा दे। तो हाल फिलहाल मतलब एकदम तनाव, मतलब खुश होके ये ना बता देना कि मैं 5 साल आगरा में रहा हूं, 4 साल पटना में रहा हूं, तो वहां भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट ही आपको जो है पेमेंट शुरू होगा सरकारी महकमे में, है ना। तो आपने ये नहीं बताना है कि हमने 1 साल पटना में भी रहा है, तो आप खुद को लोचा करवा लोगे। मतलब पटना में भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला करके जाएगा तब पेमेंट मिलेगी, ठीक है। ये मैं भुक्तभोगी हूं इसीलिए बता रहा हूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से पाकिस्तान का कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ये लोथल, आलमगीरपुर और हड़प्पा आपके ऑप्शन में थे, तो हड़प्पा आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। इसके अलावा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता ना, सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, नहीं तो इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, अंग्रेज में हम इंदूस, है ना, इंदूस कल्चर कहते हैं, है ना। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी नगर की बात करेंगे तो हमारा ये आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है ना। इसके अलावा उत्तरी करेंगे तो ये मांडा होता है जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो दैमाबाद है जो आपके महाराष्ट्र में है, और सबसे पश्चिमी जो है ये सुरकोतदा है जो गुजरात के कुछ प्रांत को छूते हुए पाकिस्तान में अधिकांश भागों में फैला हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर कौन कौन सा था, तो जनरली बच्चे को लोथल याद रहता है, लेकिन सुरकोतदा को भी याद रखना है। अगर लोथल ऑप्शन में नहीं रहे कि भाई बंदरगाह नगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तो किसको मारोगे, पेन खटखटा के दांत पे आ जाओगे, नहीं आना है भाई, आंसर दे के आना है। सुरकोतदा में भी था, ठीक है, तो दोनों पतन नगर याद रखेंगे। इनके अलावा गुजरात में जो स्थित है आपका धोलावीरा, ये हड़प्पा कालीन साइट है। यहाँ पे क्रीडागार की खोज किया गया है जो सीढ़ी नुमा क्रीडागार है, ठीक है, तो अपने आप में ये अलग स्थान रखता है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग जो है खेल भावना से भी ओतप्रोत
स्रोत थे। इसके अलावा धोलावीरा को यूनेस्को में 2021 में जगह दिया गया था रमप्पा मंदिर के साथ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि धोलावीरा को कितने भाग में बांटे हैं, तो जी हम 3 भागों में बांटे हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा अपने आप में किसके सहायक नदी है, तो साबरमती के सहायक नदी है ना। इसके अलावा सबसे विस्तृत हड़प्पा कालीन साइट कहेगा तो मोहन जोदड़ो हो जाएगा, जो आपका कहां पे है, ये आपका पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में सबसे विस्तृत साइट क्षेत्रफल के हिसाब से राखी गढ़ी है। ट्रिवियल का सिनोनिम्स आया है, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली, सूक्ष्म, निग्लिजेंट, इनसिग्निफिकेंट, सिंपल, है ना, एकदम जो मतलब भद्दा टाइप से हो, सिंपल हो, ज्यादा इंपोर्टेंसी ना रखता हो, दिस इज ट्रिवियल, है ना। इसके अलावा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक 2023 किसे दिया गया था, अरिजीत सिंह के दीवाने हैं, इनको तो लोग अब यहां तक कहने लगे हैं आई एम अरिजीतियन, है ना भैया, आई एम अरिजीतियन, है ना। अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे लेकिन अरिजीतियन जरूर बनेंगे, ठीक है ना। तो भैया ये अरिजीत सिंह है, ये केसरिया के लिए दिया गया 68वें वाला। इसके अलावा 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म गंगूबाई का है। अरिजीत सिंह की कभी स्ट्रगल भी पढ़िए, अगर आपने इनकी गीत के दीवाने हैं तो कैसे कैसे आए हैं, तो वो भी अपना काम बखूबी निभाया, आप भी निभाइए। इसके अलावा एक्टर जो मिला है 68वां में बेस्ट वाला, ये राजकुमार राव को मिला है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है इस बार, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा। इसके अलावा बेस्ट एक्सप्रेस की जो अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जिस दिन अभी आपको कोई गीत एक पूछा था, मन्ना डे क्या कोई गीत पूछा था या कोई नहीं, अच्छा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती पूछा था और मैंने महेंद्र कपूर आंसर दिया था। वहीं पर मैंने ये कवि प्रदीप और लता मंगेशकर बता दिया था भाई कि अगली टाइम जो है ये मेरे वतन की लोगों की ही है, और ये देखो छप गया, ये काली जवान वाले बाबा का जुबान है भाई, तो ये मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर ने गाए थे। इसके अलावा इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे प्रस्तुत किया गया था आपके पास कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रधानमंत्री, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी वाला गीत कौन गाए थे, तो लता मंगेशकर आंसर हो जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों की जो मतलब बोल है, गीत है, ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये गीत जो है विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब से जुड़े हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संविधान की भाग आपसे पूछ लिया है 1 से 4, है ना, जिसमें बताया था कि किसमें जो है, जैसे भारत जो है राज्यों का संघ है, ये बात सब कहा गया है इनके बीच में, तो आपसे पूछा गया था संघ और राज्य का वर्णन किसमें है, तो 1 से 4 के बीच में आंसर हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता है 5 से 11, मैंने बताया है नागरिकता आप कई प्रकार से ले सकते हैं और कई प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 तक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, 6 है, पहले 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के विधिक अधिकार के रूप में 300 के ए में रखा गया है। भाग 4 में डीपीएसपी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 कवर करते हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत 3 प्रकार के आर्टिकल है हमारे, गांधीवादी है, समाजवादी है और आपका उदार बौद्धिक है। इसके अलावा संघ 5 में भाग 5 में संघ है, यह आपका 52 से लेकर 151 तक है। यह में क्या क्या आ जाना है, राष्ट्रपति आ जाना है, उपराष्ट्रपति आ जाना है, महान्यवादी आ जाना है, प्रधानमंत्री आ जाना है, संसद आ जाना है, सुप्रीम कोर्ट आ जाना है, बजट आ जाना है, क्या क्या कहूं, है ना, क्या क्या कहूं, ज्वाइंट सीटिंग आ जाना है, जो भी केंद्र स्तर की बात है इसमें आ जाना है। इसके अलावा भाग 6 है, इसमें क्या आना है भाई, जो भी राज्य के चीज है, राज्य में प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल, तो राज्यपाल से स्टार्ट होते हैं 153, लेकिन ये 152 से स्टार्ट होगा, है ना, तो 100 राज्यपाल आ जाना है, महाधिवक्ता आ जाना है, सीएम आ जाना है, हाई कोर्ट आ जाना है, विधानसभा आ जाना है, विधान परिषद आ जाना है, ये सभी के सभी जो है राज्य चुनाव निगम आ जाना है, ये सभी के सभी आपके कहां पे आ जाएंगे मेरे दोस्त, तो ये आपके आ जाएंगे राज्य में। भाग 8 में क्या आ जाना है, केंद्र शासित प्रदेश आ जाना है जी, यूटी आ जाना है। आप कहोगे सर भाग 7 कहा गया, तो कल ही तो बताया था कि भाग 7 निरसित है भाग 7, है ना, अब जो है लागू नहीं होता है। इसके अलावा भाग कितने हैं, तो 22 है, लेकिन ये 25 भागों में कैसे बटा, तो 4 का ए जब मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, 9 का ए जब नगर निगम ऐड किया गया, 9 का बी जब आपका सहकारी समिति के गठन का प्रावधान ऐड किया गया, तो यही 3 गो बढ़ गया, तो 22 से 25 हो गया। लेकिन अब आज भी अगर आपसे पूछे कि कितने भाग हैं, तो आपको 22 ही आंसर देना है। इसके अलावा केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, शायद ये क्वेश्चन 50-50 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 50-50 है,
आप लोग बताएंगे कि ये आया था कि नहीं। तो ये आपका भाई केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रधान, यहाँ भारत रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र को, या फिर केंद्र रिप्रेजेंटेट कर रहा था किसको, भारत को। भाई समझ रहे हैं ना, इतना तो आप समझते ही हैं भाई, हमसे ज्यादा होशियार है ना। तो ये आपका जो है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यपालिका की सभी पावर, जो सभी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कौन करते हैं, पीएम। मैंने एक दिन बताया भी था, कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति के लिए 75 बाबू बोल रहे हैं मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी खड़ा हो जाऊं? ऐसे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, है ना। भले इंडिया के सबसे बड़े नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, है ना, लेकिन पीएम में जैसे शोर अभिमन्यु, नीतीश कुमार साहब और भी कई साहब जो है पीएम के पद के लिए होड़ में खड़े हैं, है ना। तो पीएम पता है कि ये भोगेगा, है ना। तो ये आपका जो है सभी पावर का यूटिलाइज कौन करते हैं, पीएम करते हैं। इसके अलावा उसी प्रकार से केंद्र में क्या, सॉरी राज्य में क्या होता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन सभी पावर को भुगतता कौन है, सीएम भुगतता है। तो मैंने बता दिया था कि जब ऐसे क्वेश्चन में वास्तविक शब्द लगा के इंफेसाइज कर दिया जाए कि भाई राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान किसे माना जाता है, तो सीएम आंसर करके आना 100% सही होगी। इसके अलावा केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं, भाई महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के थ्रू राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो राज्य में यही चीज कौन होते हैं, भाई महाधिवक्ता होते हैं। तो केंद्र में तो एक ही होंगे, फिक्स होंगे, है ना, जैसे अभी आर वेंकट रमनी साहब है, लेकिन राज्य में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि राज्य में अलग अलग होते हैं गुरुवर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी है, आपसे लल्लू सी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्मदा, महानदी और गोदावरी आपके ऑप्शन में थे भैया, ये नर्मदा हो जाएंगे। महानदी और गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में पूर्व दिशा की तरफ जाके बहते हैं, और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरते हैं, ये पश्चिम दिशा की तरफ बहते हैं, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती हो गए। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से भी बहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी 4 करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता। इसमें एक लाइन और जोड़ा हुआ होता है कि ऐसा कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से गुजरते हुए डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, बताइए। हाँ, तो ये आपको क्या बताना है, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में, है ना, गिरने वाली ये, है ना, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है। वैसे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया, तो गोदावरी। लेकिन ये गोदावरी कहां गिरती है भैया, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम क्या बताया था, समगोकका। अरे कैसे सुनने में लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। समगोकका, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, है ना, कृष्णा और कावेरी, फिर गंगा भी, समगोकका, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा नर्मदा नदी परियोजना कौन सी है भाई, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर, ये सभी कहां पे स्थित है, नर्मदा नदी पे। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, सब दिन बताते आए हैं, ओ काला एक बांसुरी वाला, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए है, कपास के लिए। आपके ऑप्शन में कॉटन दिया गया था, मैंने ये भी खोल के बताया था कि कपास को कॉटन बोला जाता है, कॉटन, है ना भाई। तो कपास, काली मिट्टी, आपका रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम, ये भी बताया था, है ना। तो ये आपका कपास में हो जाएगा आपका कॉटन आंसर, काली मिट्टी के लिए, राइट। काली मिट्टी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया में तो पाई ही जाती है, साथ ही ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। मैंने इसे जो है पठार से रिलेट कर दिया था कि जो भी डेक्कन के पठार का इलाका है वहां पे आपको काली मिट्टी पाया जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण किससे होती है भाई, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होती है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रक्रिया से होती है, निक्षालन प्रोसेस से होती है, जिसमें जो है मिट्टी के जो मिनरल्स वगैरह हैं वो रिसकर काफी नीचे चली जाती है और भुरभुरा सा पदार्थ लेटराइट मिट्टी हो जाते हैं, जिसमें कम उपजाऊ होते हैं। लेटराइट मिट्टी आपका कम उपजाऊ होता है, जिसमें आपका झाड़ी प्रकार की खेती होती है, चाय कॉफी वगैरह की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो ये आपका गुजरात में है। रिपीट किया गया प्रश्न है, जो सीजीएल के सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को एक ही साथ बनाया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2024 के दिसंबर तक होममेड चिप्स का जो है आपका मतलब लॉन्च होने की बात करी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में होममेड चिप्स यानी भारत निर्मित चिप्स का निर्माण कब तक संभव है, तो 2024 दिसंबर माह तक, एक मंत्री के जो है बयान के अनुसार। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब चिप्स शब्द आया है तो चिप्स आपको समझना जरूरी है। आपने मोबाइल में पहले 2 GB 3 GB, अरे मेरा 5 GB का था, तुमने 2 GB वाला दे दिया, है ना। तो ये जो है मेमोरी, ये किससे बनता है भाई, तो ये आपका सबसे पहले तो इसमें सिलिकॉन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और चिप क्या
आविष्कारक कौन थे? तो जैक किल्बी थे, ये भी आपको नहीं भूलना है ना। आईसी चिप का आविष्कार जो है होने के बाद किस जनरेशन के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हुआ था? तो आपको बताना है, पहले में निर्वात, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरे में चिप। तो चिप जो है तीसरे में, चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। जैसे आपने किसी को रोजाना गुड नाइट भेजना है, जैसे ही उसके अकाउंट पे जाओगे गुड लिखोगे, नाइट अपने आप कीबोर्ड आपका सजेस्ट करेगा। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर, है ना भाई। इसके अलावा गुजरात के भावनगर में एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किए गए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिरजू महाराज के कौन शिष्य या शिष्या हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्होंने कुछ और आगे लैंग्वेज दे रखे थे। तो ये आपका शोभना नारायण, क्योंकि इसके ऑप्शन में एक सोनल मानसिंह थे, एक गुरु बिपिन सिंह था। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी करते हैं, है ना। और इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और आपका जो है ओडिसी से संबंधित है। तो ये कथक से हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु बिरजू महाराज तो कथक के महारथ हासिल किए थे। तो आपका शोभना नारायण फिट बैठता है, शोभना नारायण राइट आंसर है। और एक बच्चे ने कमेंट करके मेरे से ये क्वेश्चन कंफर्म कराया, बच्चे आपका एकदम सही है शोभना नारायण, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके अलावा समा भाटे, समा भाटे के बारे में आपसे पूछा है कि पद्मश्री और कई अवार्ड से पुरस्कृत समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कथक से है। ओवरऑल देखें तो नृत्य से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। एक आपका पूछा गया कि भरतनाट्यम कहाँ का है, समा भाटे किस नृत्य से है, और आपका बिरजू महाराज के कौन है आपका शिष्य या शिष्या। तो 3 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से फिक्स ही कर रखा है इन्होंने। समा ताई के नाम से मशहूर है, समा ताई, समा भाटे को हम समा ताई के नाम से भी जानते हैं। ताई मतलब होता है जी बहन, है ना, ताई मतलब होता है बहन महाराष्ट्र के अंदर, है ना, मेरे ख्याल में। हम जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इतना तो मुझे मराठी भाषा नहीं आता, हालांकि मैं बहुत दिन से रहता हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी ताई मतलब बहन ही होता है और आई मतलब माता जी होते हैं, ठीक है ना ये। इसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ इमेज देख रहा होगा, इस इमेज का मैं इसलिए लगा दिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस, सीपीओ इत्यादि के लिए अलग जो है आपके सीरीज का डिमांड कर रहे हैं। मैं सीरीज अलग जरूर लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एमटीएस का एग्जाम 1-2 दिन और है, खत्म होने के बाद मैं आपको लाऊंगा, सीरीज लाऊंगा, है ना। उसके लिए भी मैं अलग से जो इस प्रकार से आपने पीडीएफ वाली सिस्टम देखा उसके लिए भी कर देंगे, है ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो आपका पीडीएफ सीरीज 57 वाला है, ये आपके आगामी 3 साल तक जो भी एग्जाम्स कराएंगी टीसीएस, वो सब एग्जाम में जो है ना, आपको अच्छी खोज खबर देगा एग्जाम का भाई, कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसे पढ़ के जाइए, आपकी एग्जाम अच्छी होगी। ये नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन, है ना, आपको अरेंज करके दिया है। तो जिन बच्चे को चाहिए ये वाली पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 25 रुपया में, है ना। अभी तक जो है 53 क्लास हो चुके हैं, आज सोच रहा हूं कि एक और क्लास कर दूं। 57 होने के बाद ये सिस्टम क्लोज हो जाएंगे, है ना। हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा 57 सीरीज के, आप जब चाहो तब। लेकिन ये जो ग्रुप बनाया गया है वो शायद क्लोज हो जाए और बच्चे लोगों को जो है ग्रुप से मतलब ग्रुप ही बंद हो जाएंगे तो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि हमने इतना वादा किए थे कि 57 पीडीएफ देंगे। उसके अलावा टॉपिक बैच में अपने मन से दे दिए और बहुत सारे चीज एनालिसिस वगैरह के भी अपने मन से दे दिए। तो उम्मीद से ज्यादा ही देंगे भाई, कम नहीं देंगे। इनरनेट सेल मतलब ब्रीफली होती है शॉर्ट में। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछा है, तीनों एकदम रटा दिए ना जी, है ना। अगर आपको लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो पूछता है, हाई किसका है तो केरल का, और लिटरेसी रेट सबसे कम किसका, बिहार का, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घना तो डेंसिटी किसकी, तो भी बिहार की। तो ये सीट बता दिए हैं, और जनगणना पे तो पूरा वीडियो नीचे पर ही है आपका, है ना। तो 65.46 महिला का है, अब पुरुष का 82.14% है, ओवरऑल 74.04% है, केरल का 94% है, और लक्षद्वीप का 91.6% है। तो यूटी में सबसे आगे लक्षद्वीप है ना। तो एक चीज छूटेगा। उसरूर का ओडब्ल्यूएस पूछा है, उसरूर मतलब क्या होता है, जबरदस्ती हड़प लेना, जबरदस्ती हड़प लेना, है ना। तो ये हो जाता है उसरूर। अब जैसे विमान को जबरदस्ती हड़प लेंगे तो हाईजेक हो जाएगा, जबरदस्ती हड़पना मतलब हड़पने वाली चीज मेरे दोस्त। इसके अलावा कैनवास की स्पेलिंग पूछा है आपसे, कैनवास का। इसके अलावा ऑथेंटिक का सिनोनिम पूछा है भाई, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल होता है, नो फेक, है ना। इसका उल्टा करेंगे तो फेक हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना, कृत्रिम, है ना। इनकरिजिबल का ओडब्ल्यूएस पूछा गया है। इनकरिजिबल मतलब होता है असुधार्थ, मतलब जिसे सुधारा न जा सके उसे हम कहते हैं इनकरिजिबल, है ना। इनकरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, है ना। आप करेक्शन तो कर सकते हो लेकिन कर नहीं सकते, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, तो इसे कहते हैं इनकरिजिबल। आर्म्स लेंथ फिर से पूछा है, परहेज करना। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत का वायसराय कौन था, ये पूछ लिया है, तो माउंटबेटन होंगे, है ना। ये कौन क्वेश्चन है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकू अपना अलग
हो गया है ना, तो माउंटबेटन साहब ही रहे। फिर बाद में यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के तुरंत साथ जो है भारत में राष्ट्रपति पद का जो है चयन नहीं हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद तो 24 जनवरी 1950 को आए थे भाई, है ना। तो इतने दिन कौन रहे, तो कैसे चले, है ना। तो माउंटबेटन साहब जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बाद में सी राजागोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक आपसे पूछा गया है कि अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो ये चावल की प्रमुख किस्म है अमन, ओस और बोरो। तो आज जो है यहाँ पे संकर नस्ल यानी जो फसल के होते हैं अच्छे किस्म, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये एनालिसिस वाली पीडीएफ जरूरत नहीं है कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मुफ्त में मिलती है। तो जिनको मुफ्त वाला चाहिए, सिर्फ एनालिसिस की चाहिए, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जिनको हमारी पेड पीडीएफ भी चाहिए, जहां से कुछ जो आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हेल्प हो, तो आपको अगर पेड पीडीएफ लेना है, आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि एमटीएस में लगभग 80% क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी मैंने तो बता ही दिया कि भाई 3 साल तक ये काम करेगा। हाँ, एक आध करंट के क्वेश्चन बदलेंगे, तो भाई आप भी तो पढ़ते ही रहोगे, करंट कहाँ मतलब पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे, है ना। तो उसको अगर इग्नोर किया जाए तो हर जगह काम करेगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात करें।